नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू राइज क्लासेस में। आइए मुगल कालीन भारत में भू राजस्व प्रणाली के संबंध में चर्चा करते हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी। शुरू करते हैं। देखिए, भू राजस्व प्रणाली को समझने से पहले हम मुगल साम्राज्य क्षेत्र में आने वाली या मुगल कालीन भारत में भूमि को जान लेते हैं। यह किस प्रकार की भूमि हुआ करती थी और इसका विभाजन किस किस तरीके से हुआ था और इसकी मापक की क्या इकाइयाँ उस समय प्रचलित थीं। तो इस वीडियो में मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि हम सबसे पहले मुगल साम्राज्य क्षेत्र में आने वाली भूमि को जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, मुख्य रूप से भूमि का विभाजन जो था वो दो प्रकार में हुआ था। एक तो था केंद्रीय निजी भूमि हुआ करती थी, दूसरी थी वेतन के रूप में दी जाने वाली भूमि या सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि। उसके अलावा तीसरे प्रकार में आती थी अनुदान प्रकार की भूमि थी जो, और चौथे में पारितोषिक के रूप में भी दी जाती थी भूमि। तो देखिए, केंद्रीय निजी भूमि क्या होती थी, ये खालिसा भूमि होती थी। इसको खालसा भूमि भी कहीं कहीं लिखा होगा। इसका जो भू राजस्व था ये सीधा ही शाही कोषागार में जमा होता था, यानी कि केंद्र इस पर नियंत्रण रखती थी और केंद्र सीधे ही इससे राजस्व वसूल करती थी। ठीक है, तो ये थी खालिसा भूमि। उसके बाद में सेवा के बदले जो वेतन के रूप में दी जाने वाली भूमि थी उसके अंतर्गत आती थी जागीर भूमि। तो जागीर भूमि में एक थी पतन जागीर, दूसरी थी अलतमगा जागीर। ये दो भूमियाँ, दो प्रकार की भूमियाँ इसमें हुआ करती थी, जागीरों में बटी हुई थी। तो जागीर भूमि को दो भागों में बांटा गया था, एक तो पतन जागीर, दूसरी अलतमगा जागीर। अगली है देखिए अनुदान भूमि। तो अनुदान भूमि या इनाम भूमि कहलाती थी। इसमें आती थी मदद ये मांस, फिर मिल्क है, उसके बाद ये सुयूर गल दिया है और फिर वक्फ है। इस प्रकार की ये भूमि आती थी इसमें। और पारितोषिक के रूप में भी भूमि दी जाती थी। वो भूमि कौन सी भूमि होती थी, वो पैवाकी भूमि ही होती थी। वैसे देखा जाए तो ये जो इतिहासकारों ने लिखा है कि जो भूमि होती थी वो पैवाकी भूमि जो थी वो उसी में से जागीर भूमि दी जाती थी। मतलब केंद्र के नियंत्रण में, ये केंद्र की देख रेख में ये पैवाकी भूमि रहती थी, ये पैवाकी कही जाती थी और इनमें से ही वो भूमि दी जाती थी जो जागीर भूमि हुआ करती थी और पारितोषिक के रूप में भी उसी से प्रदान की जाती थी। क्योंकि उस समय माने मुगल काल में भूमि का हस्तांतरण बहुत होता था, तो इस तरह से केंद्र जो था अपने देख रेख में इस भूमि को, कुछ भूमि को रखता था जिसे पैवाकी भूमि कहा जाता था। ठीक है, तो उसी से जागीरें दी जाती थी, जागीर भूमि दी जाती थी या उसी भूमि से पारितोषिक के रूप में या उपहार रूप में भी प्रदान की जाती थी। तो ये पैवाकी प्रकार की ही थी। पैवाकी के अंतर्गत ही आने वाली भूमियाँ हुआ करती थी। पैवाकी भूमि क्या है कि जो केंद्र जो है उसके नियंत्रण में ये रहती थी और उसकी देखरेख में रहती थी। तो पूरा ये हस्तांतरण हेतु इनके पास ये उपलब्ध रहती थी पैवाकी भूमि। आगे बढ़ते हैं। खालिजा भूमि। देखिए, खालिजा भूमि क्या हुआ करती थी, ये पातशाह के निजी खर्च के लिए, पातशाह के निजी खर्च के लिए ये भूमि होती थी। इसका जो राजस्व था, इससे प्राप्त आमदनी थी या भूमि कर था, सीधे ही शाही कोषागार में जमा होते थे, जिसे पातशाह अपने निजी खर्च के लिए प्रयोग करता था। ठीक है, उसका भू राजस्व जो था वो सीधे ही शाही कोषागार में जमा होता था और उस कोषागार से, शाही कोषागार से जो आमदनी होती थी जो उस भू राजस्व से, तो उसका प्रयोग जो था वो राजा अपने निजी खर्च के लिए करता था। कौन से निजी खर्च हुआ करते थे, जैसे अंगरक्षकों पर खर्च और जो उसका निजी सैनिक होते थे उन पर जो खर्च होता था, या युद्ध की तैयारियों में जो खर्च होता था उसमें करता था, उस रूप में ये खर्च करता था। तो ये पातशाह की जो पर्सनल जो मांगे हुआ करती थी, जो ज़रूरतें हुआ करती थी, जो शाही ज़रूरत की चीज़ें हुआ करती थी, वो भी इसी भूमि के राजस्व ग्रहण जो होता था, राजस्व होता था, कोषागार में जो जमा होता था, उसी से इसका खर्च निकाला जाता था। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि एक ही शब्द में कि पातशाह के ये निजी खर्च के लिए हुआ करती थी। तो पातशाह का निजी खर्च क्या था, वो अंगरक्षकों पर खर्च करना, अंगरक्षक जो रखते थे उन पर खर्च करना, या जो उनके सैनिक थे उन पर खर्च करना, या युद्ध की तैयारी के लिए जो भी खर्च होता था वो उसमें से किया जाता था। तो ये बादशाह का निजी खर्च ही होता था। एक तरीके की ये भूमि जो खालिजा भूमि होती थी ये बादशाह के निजी खर्च के लिए होती थी, जिसका भू राजस्व जो था
वो सीधा ही शाही कोषागार में जमा होता था। देखिए इसका परसेंट जो था, लगभग ये भूमि जो थी 20% साम्राज्य क्षेत्र की थी। जागीर भूमि, जागीर भूमि साम्राज्य क्षेत्र का एक बड़ा भाग हुआ करती थी। इसका क्षेत्र जो था खालिदा भूमि से अधिक था। जागीर भूमि क्या होती थी, देखिए बेमनसबदार या सरकारी मुलाजिम जिन्हें सेवा के बदले वेतन के रूप में कुछ राजस्व क्षेत्र दिए जाते थे, जिसे जागीर कहा जाता था, तथा वे जागीरदार कहलाते थे। तो ये राजस्व क्षेत्र क्या होता था, देखिए राजस्व क्षेत्र होता था जैसे कोई भूमि दी गई उनको, तो उस भूमि में एक तो भूमि कर शामिल था, भूमि कर था, प्लस उसमें जो अन्य कर थे जैसे गृह कर था या विवाह कर था या जन्म कर था या अन्य कर प्रकार के कर थे। तो एक मिलाकर के एक राजस्व क्षेत्र बनाते थे और इसी राजस्व क्षेत्र को जागीर कहा जाता था। तो ये जो भूमि होती थी ये कुल मिलाकर के कहलाती थी जागीर भूमि। यहाँ पर भूमि कर यानी जो लगान के रूप में वसूल किया जाता था वह, और दूसरा था जो अन्य कर वहाँ पर आरोपित होते थे उस क्षेत्र में जो अन्य कर लगे हुए थे, जैसे कि गृह कर था, विवाह कर था, जन्म कर था, सिंचाई कर था, घरी चरी कर, ये प्रकार के तमाम कर हुआ करते थे। कभी इनकी संख्या ज़्यादा होती थी, कभी कम होते थे, कोई शासक आया बढ़ा दिया, कोई शासक आया कम कर दिया। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के जो वहाँ पर एक कुल कर होते थे जिन क्षेत्रों में, वो राजस्व क्षेत्र था। तो राजस्व क्षेत्र जो था उसको जागीर कहा जाता था, जागीर भूमि कहा जाता था। तो ये जागीर भूमि किनको मिलती थी, ये मिलती थी सरकारी जो मुलाजिम होते थे या मनसबदार होते थे, उनको उनकी सेवा के बदले में दी जाती थी वेतन के रूप में, क्योंकि वेतन पहले नगद नहीं दिया जाता था। और इसी कोटि में आने वाली देखिए दो और जागीरें थी जिनको बतन जागीर के नाम से और अलतमगा जागीर के नाम से जाना जाता है। तो बतन जागीर क्या होती थी, देखिए बतन जागीर जो होती थी ये राजाओं और जमींदारों को मिली जागीर होती थी, जो मूल रूप से उनके शासन में होती थी। वतन क्या है, वह भूमि है जो मूल रूप से उनके शासन में पहले से थी। चूँकि अब मुग़ल शासकों की अधीनता स्वीकार कर ली होती है इन्होंने, तो इनको मनसब, जिसे चूँकि मनसबदार बना दिया जाता था, मनसब दे दिए प्रदान कर दिए जाते थे और इनको जागीरें दे दी जाती थीं। तो ये जो जागीरें होती थीं ये चूँकि उनकी वंशानुगत रूप से इनको प्राप्त होने वाली इनकी भूमि होती थी, इनको तो पहले से ही वंशानुगत रूप से मिली आ रही होती है। और दूसरी इनकी जो पुश्तैनी भूमि होती है, चूँकि ये पहले भी शासक रह चुके हैं इस भूमि पर, अब चूँकि इन्होंने मुग़ल शासकों की अधीनता स्वीकार कर ली है, तो इनको जो जागीरें मिली हैं अब इनको जागीरें पासा के अनुसार दी जाएंगी, मनसबदार भी इनको बनाया जाएगा, मनसब प्रदान किया जाएगा। तो अब जो जागीर है वो इनकी जागीर कहलाती थी वतन जागीर। ये चूँकि ये वही जागीर है जिस पर इनका शासन मूल रूप से था और उसका राजस्व भी ये वसूल करते थे। परंतु अब इन जो है ना, अब ये राजा के अधीन हो गए, मतलब शासक जो मुग़ल शासक था उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है, तो अब इनका अधिकार वहाँ पर नहीं रह गया है। इनका अधिकार इस रूप में है कि ये वहाँ पर इनको जागीर के रूप में दिया गया है राजस्व वसूलने के लिए। तो इनकी जो जागीर होती थी वो वतन जागीर कहलाती थी। इस प्रकार की जो जागीरें होती थी, जो राजाओं और राजा कौन होते थे, जो राणा या राजा राव लगाते थे अपने नाम में, वो महाराजा इस तरीके के लोग होते थे जिनको ये जागीर मिलती थी और ये कहलाती थी वतन जागीर। माने मुग़ल शासकों ने पूरा प्रयास किया कि जो राजाओं की ज़मीनें हुआ करती थीं, जागीरें हुआ करती थीं, उनको वतन जागीर के अंतर्गत लाया जाए, जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि ये मतलब शाही नियंत्रण में आ जाएंगी, मतलब जो शाही नियंत्रण में आ जाएंगी, माने केंद्रीय नियंत्रण में आ जाएंगी, शासक जो पातशाह होता था उसके नियंत्रण में आ जाएंगी, और जो नियम वहाँ या जो लागू होंगे, शाही जो नियम लागू होंगे वो इन पर भी लागू होंगे। कुल मिलाकर के अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए इन्होंने उनकी भूमि को भी वतन जागीर में शामिल कर लिया। अगली है देखिए अलतमगा जागीर जो है, ये अलतमगा जागीर जो है जहांगीर ने इसको शुरू किया था और यही परिवर्तित नाम है, जहांगीर ने नाम दिया था अलतमगा जागीर। तो ये भी एक पुश्तैनी प्रकार की ही ज़मीन होती है, जागीर होती है, और ये पातशाह की विशेष कृपा से कुछ परिवारों को या कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को दी जाती थी।
तो ये हुई जागीर भूमि। आगे बढ़ते हैं। अनुदान भूमि। देखिए अनुदान भूमि क्या होती थी? जो अनुदान भूमि होती थी इसमें आधी भूमि लगभग बंजर भूमि होती थी, जिसे कृषि योग्य बनाने के लिए अनुदान रूप में दे दी जाती थी। तो अनुदान भूमि जो होती थी ये धर्मपरायण जो व्यक्ति होते थे, विद्वान होते थे, या जो परोपकार के लिए दी जाने वाली भूमि होती थी, ये वो भूमि होती थी जो अनुदान के रूप में दी जाती थी। तो इसमें ये भूमि क्या होती थी? इसमें आधी भूमि तो ऐसी भूमि होती थी जिस पर खेती की जाती थी, की जा रही होती थी, कृषि योग्य होती थी, और आधी तो इसमें बंजर शामिल होती थी जो कृषि योग्य नहीं होती थी। तो कुल मिलाकर के शासक का, जो मुग़ल शासक होते थे, पातशाह का ये उद्देश्य रहता था कि ये अनुदान के रूप में लोगों को प्रदान कर दी जाए, लोगों को दे दी जाए, जिससे वो जो कृषि योग्य भूमि है उससे उनका निर्वहन भी होगा, जीविकोपार्जन होगा, और दूसरी जो बंजर भूमि शामिल है उसको प्रयास करेंगे ये लोग, इनका उद्देश्य रहेगा, इनका काम रहेगा कि ये वो जो बंजर भूमि इनको प्राप्त हुई है उसको भी ये खेती योग्य माने कृषि योग्य भूमि बनाएं, उस पर भी कृषि ये चालू करें। तो ये क्या करते थे? जो ऐसे लोग होते थे तो उनको जो अनुदान प्राप्त होते थे, जो अनुदान प्राप्त व्यक्ति होते थे, ये ऐसी भूमियों को कभी कभी तो खुद ही करते थे, वरना दूसरे काश्तकारों को पट्टे पर भी दे सकते थे। मतलब ये पट्टे पर दे देते थे अन्य काश्तकारों को, जिससे वो कृषि उस पर करें। और ये भूमि होती थी जो ये करमुक्त भूमि होती थी, मतलब जो राज्य होता था, सरकार होती थी, इस पर किसी भी प्रकार का कोई कर इस पर नहीं लगता था। ये कुल मिलाकर के एक मतलब अनुदान के रूप में दी जाने वाली कर थी। लगान मुक्त कर भूमि होती थी, कर मुक्त भूमि होती थी, इस पर जो है कर नहीं लिया जाता था। और किन को प्रदान की जाती थी? ये धर्मपरायण, जो धर्म में धार्मिक लोग होते थे, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करते थे, उनको दी जाती थी। विद्वान जो लोग होते थे उनको ये दी जाती थी, और गरीब व्यक्तियों को दी जाती थी जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं होता था, उन व्यक्तियों को ये प्रदान की जाती थी। वे आजीवन इस भूमि से भू राजस्व वसूल करते थे, लेकिन उनको भूमि के स्वामित्व का अधिकार नहीं था और ना ही उन पर सेवा या शर्त लागू थी। मतलब राज्य की तरफ से उन पर कोई भी सेवा शर्त नहीं लागू थी इसके बदले में, इस भूमि के बदले में, लेकिन उनको इसका स्वामित्व का अधिकार नहीं था, माने कि वो भूमि को बेच नहीं सकते थे या हस्तांतरित नहीं कर सकते थे। पट्टे पर दे सकते थे खेती करने के लिए किसी काश्तकार को, लेकिन उस भूमि को, उस पर उनका चूँकि स्वामित्व नहीं था, उनका अधिकार नहीं, तो वो भूस्वामी नहीं होते थे। एक तरीके के भूस्वामी होते थे, लेकिन उनका इतना अधिकार नहीं था कि वो भूमि को बेच करके उसका पैसा रख ले अपने पास, मतलब भूमि को बेच करके और किसी को हस्तांतरित करके उसको उससे पैसा वसूल कर लें। तो इस तरीके का जो अधिकार नहीं था, भूमि को बेचने का अधिकार उनको नहीं था, और ये आजीवन इस प्रकार मतलब उस पर जो है भू राजस्व वसूल कर सकते थे। इनको पूरा अधिकार था, छूट थी, ये स्वतंत्र थे इसके लिए। और इसमें एक और थी कि ये पहला इसका बेच नहीं सकते थे ये भूमि को, दूसरा ये हस्तांतरित नहीं कर सकते थे, ठीक है। और इसके बदले में इन पर ये जो भूमि इनको अनुदान के रूप में मिलती थी, राज्य इन पर किसी प्रकार की सेवा या कोई शर्त नहीं लगाता था। तो इनको जो है इनाम भूमि के रूप में भी जाना जाता है, ये इनाम भूमि भी होती थी। तो इसमें आगे जो दस्तावेज मिले हैं, बैनामे के दस्तावेज मिले हैं, चूँकि ये 18वीं शताब्दी में जब ये मुग़ल साम्राज्यों का पतन होने लगा तो ये ऐसे भी दस्तावेज प्राप्त हुए कि ये भूमि जो है बेच ली गई थी। तो ये उस बाद की बात है, जब ये साम्राज्य का पतन हुआ उस समय इन्होंने बेच ली होगी, लेकिन इस समय जब ये इनको प्रदान की गई थी अकबर के समय में, और ये जो 17वीं शताब्दी तक इनमें ऐसा नियम नहीं था, बेच नहीं सकते थे। तो इसके अंतर्गत आने वाली कौन सी भूमि होती थी? देखिए मदद, ये मांस भूमि होती थी, और मिल्क भूमि होती थी। दूसरा है ये, तीसरा सुयूर गल भूमि होती थी। एक ये वक्फ भूमि भी होती थी, वक्फ भूमि। तो देखिए इसमें जो मदद, ये मांस भूमि है, मिल्क भूमि है, सुयूर गल भूमि है, वक्फ भूमि है। वक्फ भूमि जो होती थी ना, धर्म की सेवा के आधार पर प्रदान की जाती थी।
तो ये भूमि इनको मिलती थी अनुदान के रूप में। और ये जो भूमि है मतलब एक एरिया बहुत बड़ा क्षेत्र, जैसे शेख रुकनुद्दीन थे तो उनको 100 गांव दे दिए गए थे, क्योंकि शेख थे, विद्वान थे, धार्मिक व्यक्ति थे, तो उनको दान रूप में अनुदान दिया गया था। 100 गांव दिए गए थे जिनका भू राजस्व जो इसका राजस्व था वो वसूलते थे, उनको वसूल मिलता था। ठीक है, तो इस प्रकार के ये इनको अनुदान दिए जाते थे। तो अनुदान भूमियों में पहली शर्त ये थी कि ये कर मुक्त होती थी, इस पर किसी प्रकार का लगान नहीं वसूल किया जाता था, और इसका जो स्वामित्व का अधिकार था वो इनका नहीं था, ये भूमि को बेच नहीं सकते थे। राज्य की तरफ से इन पर कोई सेवा या शर्त लागू नहीं होती थी, और ये उन व्यक्तियों को दी जाती थी जो धर्मपरायण व्यक्ति होते थे, विद्वान व्यक्ति होते थे, या गरीब व्यक्ति होते थे जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पारितोषिक के रूप में दी जाने वाली भूमि। देखिए, पारितोषिक के रूप में दी जाने वाली भूमि क्या होती थी? राज्य के जो कर्मचारी होते थे, कर्मचारियों से जो उनका पहले तो उनका जो काम नियति था, जिस कार्य के लिए जब वे बंधे थे वो तो करते ही थे, लेकिन राज्य के कर्मचारियों से जब कोई अतिरिक्त कार्य लिया जाता था, मतलब कोई एक्स्ट्रा काम उनसे लिया जाता था, कोई कार्य कराया जाता था, पहले जो अपने काम में लगा है वो तो उसका कार्य जो है ही, जिस सेवा के लिए वो है तो वह कार्य तो अपना कर ही रहा है, उसके अतिरिक्त अगर कोई कार्य उनसे राज्य लेता था, तो शासक लेते थे, तो उसके बदले में उनको भूमि दी जाती थी। तो ये भूमि जो होती थी वो उनको प्राप्त होती थी, और जब तक वो काम करते थे, जो काम सौंपा जाता था, अतिरिक्त काम जो दिया जाता था, अतिरिक्त काम उसको जब तक ये पूरा नहीं हो जाता था तब तक ये भूमि जो थी उसका राजस्व ये वसूलते थे। काम खत्म हो जाता था उसके बाद में इनका अधिकार भी, राजस्व वसूलने का अधिकार भी खत्म हो जाता था, और ये शासक के पास चली जाती थी। तो ऐसी भूमि जो थी वो कहाँ से दी जाती थी? एक पैवाकी भूमि थी, पैवाकी भूमि के अंतर्गत ही ये भूमि आती थी, जो पारितोषिक के रूप में दी जाती थी या उपहार के रूप में दी जाती थी। कहीं पर अगर नाम आए उपहार भूमि, तो ये इस प्रकार की भूमि हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अकबर के समय भूमि की 4 श्रेणियाँ थीं। तो कौन कौन सी श्रेणियाँ थीं जान लेते हैं। पहली श्रेणी थी, देखिए, पोलज। ये हर साल खेती होती थी या हर वर्ष जिस पर खेती होती थी, ये बहुत ही उपजाऊ भूमि होती थी। ये माने कि इन पर हर वर्ष खेती की जा सकती थी। इनकी इतना उपजाऊपन था, इतनी उर्वरा शक्ति थी इसमें कि इस पर हर वर्ष खेती होती थी। ये लगभग दोआब के क्षेत्र होते थे, और या ये जो नदियों के किनारे वाले क्षेत्र होते थे। तो इस कुल मिलाकर के ये उपजाऊ भूमि होती थी जिन पर हर वर्ष खेती की जाती थी, और पोलज कहलाती थी ये। दूसरी है परती भूमि, जिस पर हर साल खेती नहीं की जा सकती थी। ये कुछ अनुपजाऊपन होता था इनमें, ये कम उपजाऊ होती थी, और एक साल छोड़ करके अगले वर्ष इसमें खेती हो पाती थी। तो परती भूमि कहलाती थी, माने अगले साल खेती होती थी। तीसरी प्रकार की है चाचर भूमि। चाचर शब्द ही जान लीजिए, 3-4 साल बाद इस पर खेती होती है। ये चाचर भूमि जो थी, इस पर 3-4 साल बाद ये ऐसे छोड़ दी जाती थी, उसके बाद ये खेती इस पर की जाती थी। माने ये और ज़्यादा ही कमज़ोर भूमि थी, अनुपजाऊ भूमि थी, उपजाऊपन बिल्कुल नहीं था। तो 3-4 साल में ये पड़ी रहती थी परती, तो ये खाली पड़ी रहती थी, तब जाकर के इसमें वो जो है वो इसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती थी, फिर खेती योग्य बनती थी। बंजर भूमि ऐसी भूमि थी जो बोई ही नहीं जाती थी, चूँकि बंजर थी तो उस पर जो है उसमें उपजाऊ होती नहीं है ये भूमि, इस पर कृषि योग्य भूमि होती नहीं है। तो ये बिना बोई गई ज़मीन होती थी बंजर भूमि, इस पर खेती नहीं होती थी। तो पोलज उपज से समझ लगा लीजिए, उपज वाली भूमि हर साल इस पर खेती होती थी। परती पड़ी रहती थी, 1 साल बाद जिस पर खेती होती थी। चाचर 3-4 साल बाद जिस पर खेती होती थी। ऐसे आप संबंध जोड़ करके इनको याद कर सकते हैं। अगला है भूमि की माप या पैमाइश इकाइयाँ थीं। कैसे मापी जाती थी भूमि, किन क्या इकाइयाँ थीं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये बिश्वा था पहले, ये इसका जो माप इकाई थी बिश्वा थी। बिश्वा में भूमि मापी जाती थी। ये सल्तनत काल से ही चालू थी। और उसके बाद में देखिए एक गजे सिकंदरी था,
जो 30 इंच का होता था, इससे भूमि मापी जाती थी। ये सिकंदर लोदी ने शुरू किया था और सल्तनत काल से ही ये चालू था। तो सल्तनत काल से ही इसका जो मापक इकाई थी ये गजे सिकंदरी, ये 30 इंच का एक होता था मापक यंत्र, तो इसके द्वारा भूमि मापी जाती थी। अगला है सिकंदरी गज। तो सिकंदरी गज ये शेरशाह सूरी ने शुरू किया था और ये 32 इंच का होता था। वो 30 इंच का था, ये कुछ ज़्यादा का था, ये 32 इंच का था। ये मुग़ल कालीन समय में शुरू हुआ था सिकंदरी गज, इससे मुग़ल कालीन के समय में। अब ये पहले तो इस पे 30 इंच वाले गज सिकंदरी से माप होती थी, उसके बाद में आ गया ये 32 इंच का सिकंदरी गज, इससे भूमि की माप होने लगी। इसमें सन की डंडी भी थी और सन की डंडी जो थी भूमि माप में शेरशाह ने इसका प्रयोग किया था, सन की डंडी का। आगे बढ़ते हैं, देखिए इलाही गज। तो इलाही गज जो था ये शुरू हुआ था, अकबर ने शुरू किया था। ये 33.5 इंच का होता था, जो मापक यंत्र था, मापक की जो इकाई थी, तो ये 33.5 इंच था इलाही गज। और ये अकबर ने अपने जन्म के 31वें वर्ष यानी कि 1586 से 87 में इसकी शुरुआत की थी, इसको स्टार्ट किया था। तो ये वो पहले वाला गजे सिकंदरी 30 इंच का हो गया और उसके बाद में सिकंदरी गज हो गया 32 इंच का, इलाही गज हो गया 33.5 इंच का। ये कभी कभी मैचिंग में पूछ दिया जाता है कौन कितने इंच का था, तो ये आप याद कर लीजिएगा। इलाही गज का संबंध जोड़ लीजिए, इलाही गज से दीन इलाही धर्म अकबर ने चलाया था, चूँकि ये अकबर का हो जाएगा। तो ये इलाही गज जो था किसने चलाया था, कभी ऐसा पूछा जाता है, कभी उनका इंच से मैचिंग भी पूछ दी जाती है। बीघा था एक, तो बीघा क्या होता था, देखिए बीघा ये खेत को नापने की विधि थी, एक खेत की माप थी, खेत की माप थी। बीघा जो था 20 बिस्वां में बटा होता था, ये 20 बिस्वां का एक बीघा बोला जाता था, और एक बिस्वां जो था वो 20 बिस्वान बोला जाता था। उसके बाद में एक तनब या तनाव था, जो मूज की रस्सी थी, ये मापक यंत्र था जो जिसे खेत मापे जाते थे, तो तनब या तनाव कहलाता था, मूज की रस्सी का बना होता था ये। अगला है, इसके बाद में आया जरीब या जरीबाना कहा जाए। तो जरीब क्या होती है, तो जरीब जो होती है यह लोहे के कड़ों से युक्त बांस की छड़ी प्रयोग में लाई जाती थी, जो लोहे की कड़ियों लगाई जाती थी उस पर, बांस की छड़ी पर इसका प्रयोग किया जाता है, ये जरीब कहलाती थी, जिसमें लोहे के कड़े लगे होते थे, इससे भी भूमि की माप होती थी। अगला है, देखिए किसानों की 2 श्रेणियां थीं उस समय। पहली श्रेणी में विशेष सुविधा प्राप्त या रियायती किसान आते थे, ये कालान तुरान कहलाते थे, और ये ऊंची जाति के लोग होते थे और इनसे कम राजस्व वसूला जाता था। तो ये विशेष सुविधा प्राप्त या रियायती किसान जो थे, ये समाज में जिनकी प्रतिष्ठा होती थी, जिनका रुतबा होता था, ऐसे लोग हुआ करते थे। इनके पास ज़मीनें भी ज़्यादा होती थीं, तो ये और ऊंची जाति से संबंध रखने वाले लोग होते थे, क्योंकि उस समय जातिवाद बहुत ज़्यादा था। तो जो ऊंची जातियां और नीची जातियां, इस तरीके की जातियां हुआ करती थी। तो जो ऊंची जाति के लोग थे वो विशेष सुविधा प्राप्त या रियायती किसान की श्रेणी में आते थे, इनको कालान तुरान कहा जाता था, और ये राजस्व भी कम देते थे। दूसरी श्रेणी आती है सामान्य किसान की या गरीब नीची जाति के। ये सामान्य किसान की श्रेणी में जो आने वाले लोग थे, इनको रेजा रियाया कहा जाता था, और ये गरीब होते थे, नीची जाति से संबंध रखते थे, इनको राजस्व भी अधिक देना पड़ता था। आगे बढ़ते हैं, देखिए इनके प्रकार के किसानों के प्रकार। देखिए किसान किस प्रकार के हुआ करते थे, जान लेते हैं। पहला था, देखिए खुद काश्त है। इसमें खुद काश्त किसान कौन होते थे, वे किसान जो स्वयं की ज़मीन पर खेती करते थे, यानी कि स्वयं की ज़मीन पर खेती करने वाले, अपने गांव में ही जिनकी ज़मीनें होती थीं और ये भूमि के मालिक होते थे, यह कम राजस्व देने वाले किसान होते थे। तो इस प्रकार के जो किसान होते थे वो खुद काश्त किसान कहलाते थे, क्योंकि ये अपनी ही ज़मीन पर खेती करते थे, इसलिए चूँकि इनकी अपनी ही ज़मीन बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो ये जमींदार टाइप के लोग थे, इनको जमींदार कहा जाता था। ये जमींदार हुआ करते थे, चूँकि इनके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी और ये अपनी ही ज़मीन पर खेती करते थे, और इनके अपने गांव में ही होती थी, जो इनके राजस्व क्षेत्र में आती थी। ये भूमि के मालिक होते थे, जो जिनको स्थायी अधिकार प्राप्त थे या संपत्ति को बेचने का अधिकार इनको था।
तो इस प्रकार के जो किसान हैं उनको खुद कास्त किसान कहा जाता था। अगला है देखिए पाही कास्त। तो पाही कास्त जो होते थे इनको ऊपरी भी कहा जाता था। ऊपरी भी कहा जाता था। ये कौन किसान होते थे, देखिए जान लेते हैं। ये वो किसान होते थे जो खेती करने के लिए दूसरे गांव में जाते थे या इनको बुलाया जाता था। एक स्थायी तथा लंबे समय के अभिकरण के साथ इनको बुलाया जाता था कि आप इतने समय तक यहाँ रह कर के खेती करेंगे। और वो खेती जो होती थी वो लगभग बंजर भूमि होती थी जो कृषि योग्य बनाने हेतु इनको बुलाया जाता था। खाली पड़ी होती थी या तो ऐसी ज़मीन होती थी जो खाली पड़ी होती थी जिस पर खेती नहीं होती थी। इस प्रकार की ज़मीनें हुआ करती थीं और इनको उस पर खेती करने के लिए बुलाया जाता था। तो उस ज़मीन के मालिक नहीं होते थे ये, वो जो ज़मीन वहाँ पर होती थी, जो दूसरी ज़मीन खेती करने के लिए जाते थे दूसरे गांव में, तो वह ज़मीन इनकी अपनी ज़मीन नहीं होती थी। और यह अपने परिवार के साथ, माने कि जो इनका परिवार हुआ करता था उसी परिवार के जो सदस्य हुआ करते थे उनको उस खेती में लगाते थे, कार्य करते थे। परिवार के सहित ये गांव में जाते थे और वहीं पर घास फूस की झोपड़ियां बना करके रहते थे और खेती करते थे। जबकि इनका मूल जो निवास स्थान था वो दूसरे गांव में हुआ करता था। और वहाँ पर ये उनका अपना ज़मीन भी होती थी थोड़ी बहुत या ना भी होती थी, लेकिन होती भी थी। तो इस प्रकार के जो ज़मीन इनकी अपने गांव में होती थी वहाँ की ज़मीन के तो ये अपने मालिक होते थे, लेकिन जो खेती करने के लिए इनको बुलाया गया था, ये दूसरे गांव में जा कर के खेती करते थे, उसमें इनका अधिकार नहीं था, ये मालिक नहीं होते थे। इनको केवल एक स्थायी कुछ समय तक अभिकरण एक के रूप में कार्य करते थे कि एजेंसी टाइप की इनको मिली होती थी, उसी में ये खेती करते थे। तो चूँकि इनके पास साधन होते थे, साधन संपन्न होते थे, जो कृषि साधन थे उनके साथ ये रहते थे। तो इनको जो है खेती करने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता था या बुलाया भी जाता था, क्योंकि ये खेती के बारे में या जैसे खेती के संबंध में पूरी जानकारी भी रखते थे और इनके पास सुविधाएं भी होती थीं। अगला है देखिए इसमें मुजारे। तो मुजारे कौन होते थे? मुजारे जो होते थे वो जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते थे, वे काश्तकार जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते थे उनकी अपनी ज़मीन नहीं होती थी या ना के बराबर होती थी। मतलब उनकी अपनी ज़मीन जो है नहीं होती थी, ये या होती भी थी तो थोड़ी बहुत होती थी, लेकिन ये दूसरों की ज़मीन पर खेती करते थे। जैसे इनको या क्या नाम खुद काश्त किसान हैं तो इनको ये मुजारों को रख लेते थे खेती करने के लिए। इनको मुजारियन भी कहा जाता था। मुजारियन कहीं पर ये शब्द आएगा मुजारियन तो आप इसको कंफ्यूज मत होइए, तो मुजारियन भी कहा जाता था। तो मुजारे जो होते थे इनकी अपनी ज़मीन नहीं होती थी, लगभग ये दूसरों की ज़मीन पर खेती करते थे। और जिन लोगों के पास मतलब अधिक खेती होती थी, जो जैसे खुद काश्त हुए, तो ये उनको खेती करने के लिए रखते थे, मुजारे कहलाते थे ये लोग। तो ये क्या है, इनका खेती करने के लिए इनको रखा जाता था। और ये वे किसान या काश्तकार होते थे जो ज़मीन जो है नहीं रखते थे अपने पास में, दूसरों की ज़मीन पर खेती करते थे। मतलब ये खुद काश्त किसान हैं, उनके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी, तो उनको खेती करने के लिए जो लोग चाहिए थे तो वो मुजारों को रखते थे इस पर खेती करने के लिए। या और भी लोग होते थे जिनके पास बहुत खेती होती थी तो उस पर खेती का काम करने के लिए ये मुजारे ही करते थे। देखिए वे लोग क्या करते थे, जिनके पास अधिक खेती होती थी वो इनको ज़मीन उठा देते थे कि आप इस पर खेती करिएगा। मतलब स्वयं खेती नहीं करते थे। खुद काश्त लोग जैसे किसान हैं वो अपने आप खेती नहीं करते थे, लेकिन वो खेती अपनी करवाते थे तो किसी को उठा देते थे। जैसे वो लोग मुजारे लोग जो होते थे खेती ले लेते थे उनकी, चलिए मैंने इसको उठा दिया है अब आप करिए इसको, तो खेती जो है उसको उठा देते थे और ये लोग खेती को करते थे। ठीक है, तो ये चूँकि लगान इनको नहीं देना होता था, लगान तो भू स्वामी ही देगा, और ये ना तो इसको बेच सकते थे, इनको कोई अधिकार उस पर नहीं था, ये खाली खेती करने के लिए थे। तो इनकी स्वयं की तो अपनी खेती नहीं होती थी, लेकिन दूसरों की खेती
पर कृषि कार्य करते थे और अपनी खेती होती भी तो ना के बराबर होती थी इनके पास। ठीक है, तो ये इस प्रकार के किसान होते थे। और जो स्थायी होते थे, मतलब स्थानीय होते थे, जो स्थानीय क्षेत्र में ही अपनी खेती करते थे, बाहर नहीं जाते थे। अगला है, देखिए इसी में एक प्रकार है जो भूमि हीन श्रमिक के श्रेणी में प्रकार में आता है। तो भूमिहीन श्रमिक जो होते थे वो कौन होते थे? इनको खेतिहर मजदूर या कृषि मजदूर भी कहा जाता था। ये मुजारे की तरह ही हुआ करते थे, लेकिन ये एक जैसे लंबे समय तक उठाते थे, ले लेते थे ज़मीन लोगों की करने के लिए, उस तरीके के नहीं थे। ये मजदूर टाइप के लोग होते थे जो खेती में मजदूरी का काम करते थे। इनकी अपनी खेती नहीं होती थी, इनके पास भूमि नहीं होती थी, लेकिन ये मजदूर के रूप में कृषि कार्य करते थे। देखिए, तो ये हुए कृषि के बारे में, कृषक के बारे में जो प्रकार या श्रेणियाँ थीं उनके संबंध में चर्चा हो गई। अब बात करते हैं, देखिए कृषि तकनीकी। तो कृषि तकनीकी क्या थी? खेती में प्रयुक्त कृषि तकनीकी के मामलों में भारत किसी भी प्रकार से पिछड़ा नहीं था। उसमें मुगल काल में मतलब भारत में तमाम तरीके की तकनीकी प्रयुक्त की जाती थी कृषि के लिए या कृषि में। देखिए कृषि तकनीकी क्या थी उस समय की, तो उसमें छिद्र बपन थी, ड्रिल सोइंग जो थी, ड्रिल सोइंग से बुवाई होती थी, उसको खेत को जोता जाता था और बुवाई भी इस तरीके से होती थी। दूसरी थी उसमें चोप बुवाई होती थी जो डिबलिंग सोइंग बोली जाती थी। और देखिए 2 फसलें भी ये लोग करते थे, 3 फसल भी कर लेते थे एक साथ में, माने कि उनकी सह फसली जो होती थी। जैसे एक साथ में गेहूं लगा दिया, गेहूं के खेत में ही उन्होंने सरसों डाल दी या मटर डाल दी, तो इस तरीके से 3-3 फसलें एक बार में ही कर लेते थे। एक बार में ही 3 या 2 फसलें ये कर लेते थे। सरसों के साथ में गेहूं कर लेते थे, या सरसों और गेहूं फिर उसके बाद मटर भी कर लेते थे उसी में। तो इस प्रकार के ये सहफसली होते थे, मतलब एक साथ में 2 या 3 फसलें कर लेते थे। और फसल चक्र अपनाते थे, मतलब ये किसके बाद क्या लगाना है, गेहूं के बाद क्या लगना है, और दलहन वाली फसलों के बाद कौन सी फसल लगेगी। तो एक रोटेशन था इनका, मतलब क्रॉप रोटेशन का भी प्रयोग किया जाता था। मतलब उससे क्या होता है ना कि उर्वरा शक्ति बनी रहती है, ज़मीन का जो उपजाऊपन होता है वो बना रहता है। क्रॉप रोटेशन होती है, मतलब ये गेहूं के बाद क्या होगा, गेहूं के बाद में फिर जो ज़मीन होगी उस पर धान होगा, धान के बाद में क्या होगा, इस तरीके से एक जो क्रॉप फसल चक्र होता वो चलता था, इसको अपनाते थे। सिंचाई देखिए कृत्रिम सिंचाई होती थी, कुआं, तालाब, नहर और रहट का भी प्रयोग किया जाता था सिंचाई में। तो ये कृत्रिम सिंचाई होती थी, कुआं इसके लिए होते थे, तालाब होते थे, नहरें होती थी और रहट का प्रयोग किया जाता था। देखिए उस समय की नकदी फसलें कौन कौन सी थी? गन्ना था, कपास था, नील थी। ये जो सिंचित भूमि पर या दोआब क्षेत्र पर होती थी, जहाँ पर जो दोआब क्षेत्र होते थे और जो उपजाऊ क्षेत्र होते थे वहाँ पर ये खेती की जाती थी। तो ये थे इनकी कृषि तकनीकी। जैसे इसमें हुआ छिद्र बपन विधि, ड्रिल सोइंग थी, और चोप बुवाई जो बोली जाती थी, सह फसली भी थी, और फसल चक्र भी अपनाते थे कृषि तकनीकी में। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि मतलब इतिहासकारों ने लिखा है, या जो विदेशी यात्री थे उन्होंने भी कहा है कि भारत में जो जिस प्रकार की कृषि तकनीकी अपनाई जाती थी उसको देखकर ये नहीं कहा जा सकता ये किसी प्रकार से अन्य देशों से, क्षेत्रों से पिछड़ा हो। तो ये देश पिछड़ा नहीं था, इसमें भी कृषि के संबंध में उच्च तकनीकियाँ थीं और जो अपनाई जाती थीं उच्च पैदावार के लिए। अगला है मनुची के अनुसार, मनुची जो इतालवी यात्री थे उन्होंने लिखा है कि कपास, शहतूत, अफीम एवं नील के पौधों से प्राप्त उत्पाद भारत से बाहर निर्यात किए जाते थे। देखिए ये जो कपास है, शहतूत है, अफीम है या नील के पौधों से जो प्राप्त होने वाले उत्पाद थे ये भारत से बाहर निर्यात भी किए जाते थे। इसके अलावा भी जैसे लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, ये भी निर्यात किए जाते थे और महंगे भी हुआ करते थे। तो हमारे देश में चूँकि खाद्यान्न उत्पादन और सब्जी मसालों आदि के उत्पादन में ये कम नहीं था, उसमें मुग़ल काल में भी इनका उत्पादन बहुत होता था, काफ़ी होता था। तो ये संपन्न था देश इनके उत्पादन में। उस समय जो सामान्य जनसाधारण लोग हुआ करते थे उनका जो आहार था उसमें चावल, ज्वार है, बाजरा है और दालें
प्रमुख हुआ करती थी। तो कई यात्री आए हैं, जो विदेशी यात्री आए, जैसे फ्रांसीसी यात्री जो थे, क्या नाम उनका, ट्रेवनियर जो थे, उन्होंने कई प्रकार की तरकारियों के बारे में, सब्जियों के बारे में लिखा है कि यहाँ बहुत प्रकार की सब्जियाँ देखने को मिलती थी, बिकती थी बाज़ारों में। बंगाल में उन्होंने कई प्रकार की 3-4 प्रकार के लगभग सब्जियों के बारे में चर्चा की कि यहाँ पैदा होती थी। और गुड़ है, दूध है, अलसी है, सरसों है, इनसे और उनसे पनीर है, ये सब इनकी मिठाइयाँ, इनसे बनने वाली, पनीर से बनने वाली, तो अब ये सस्ती थी। मतलब ये कुल मिलाकर के देश में इनका उत्पादन अच्छा होता था, कृषि अच्छी थी, तो ये सारी चीज़ें होती थी हमारे देश में। तो नमक के बारे में, बंगाल में जो नमक था अत्यधिक दुर्लभ था, चूँकि नमक उस समय कम खाया जाता था, तो ये लोग नमक का प्रयोग जो था कहीं कहीं पर, ये उस समय नमक जो आज के ज़माने में जो नमक हम लोग प्रयोग करते हैं ये सस्ता पड़ता है, लेकिन उस समय ये नमक महंगा हुआ करता था, दुर्लभ हुआ करता था। तो नमक के स्थान पर कई इतिहासकारों ने लिखा है कि बंगाल में नमक की जगह पर जो केले होते हैं ना, केले के तने होते हैं, उसको ये सुखा कर के, जला कर के उसकी राख प्राप्त करते थे, तो उससे ये कुछ नमकीन सा अंश हो रहता होगा उसमें, उसका प्रयोग नमक की जगह पर करते थे। तो अब देखिए, इसमें इस प्रकार के हमारे देश में खरबूजा है, तरबूज है, बेर है, नारियल हैं, तमाम तरीके के फल हैं, वो सब हुआ करते थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसमें जो मिर्च थी, लाल मिर्च और लाल मिर्च, इनका प्रयोग 17वीं शताब्दी में नहीं होता था। माने कि ये अपरिचित थे, ये लोग जो भारत के लोग थे मुग़ल काल में 17वीं शताब्दी में इनके प्रयोग का कोई कहीं पर ये उल्लेख नहीं मिलता है कि ये मिर्च, लाल मिर्च और मक्का भी है, मतलब आलू, मक्का, लाल मिर्च और सूखी मिर्च, इनका प्रयोग नहीं होता था, ऐसा माना जाता है। क्योंकि 17वीं शताब्दी में ये लोग लिखते हैं कि ये अपरिचित थे इनके प्रयोग से। तो कौन कौन सी चीज़ें थी उसमें थी, मक्का था, आलू था, लाल मिर्च और सूखी मिर्च थी। ये इनसे जो है इनको अपरिचित माना जाता है। कहा जाता है कि भारत में 17वीं शताब्दी में भारत के लोग जो थे वो लगभग इनसे अपरिचित थे, इनके प्रयोग से। बाकी सारी चीज़ें, वस्तुएं प्राप्त होती थी, जैसे ताड़ी बना लेते थे ये, और महुआ का तेल, महुआ का पेड़ था, उससे गन्ने के रस से ये ताड़ी और मादक पदार्थ बना लेते थे। ताड़ी का जो वृक्ष था उसे ताड़ी निकाल लेते थे नारियल के वृक्ष से, और जो महुआ का पेड़ या गन्ने का रस है उससे भी ये मादक द्रव्य बना लेते थे। तो इस प्रकार यहाँ खाद्यान्न की कमी नहीं थी, और मतलब गांव में जो है इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें पैदा होती थी। सेम है, फलों में बैंगन है, और भी अन्य सब्जियां हैं, वो गांव में बिका भी करती थी। देखिए, अगला है तकाबी ऋण। तो तकाबी ऋण क्या हुआ करता था, ये किसानों को बीज व खाद, कृषि यंत्र, माने कि जो कृषि यंत्र हुआ करते थे उनको खरीदने के लिए दिया जाने वाला ऋण होता था, तकाबी ऋण। तो तकाबी ऋण किसको दिया जाता था, ये किसानों को दिया जाने वाला एक प्रकार का ऋण था। इसको याद कर लीजिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है तकाबी ऋण किससे संबंधित होता था। तो तकाबी ऋण जो था वो किसानों से संबंधित होता था, ये उनको बीज हैं या कृषि यंत्र खरीदने के लिए उनको दिया जाता था। ठीक है, अगला है देखिए मुकासमा भूमि। तो मुकासमा भूमि क्या होती थी, ये दैवीय आपदा या प्रकोप के कारण या अन्य विपत्ति से जहां फसल नष्ट हो जाती थी उस पर भू राजस्व माफ़ कर दिया जाता था, ऐसी भूमि होती थी, उसको मुकासमा भूमि कहा जाता था। यानी कि ये ऐसी भूमि होती थी जो जिसमें फसल जो है किसी बाढ़ के कारण या सूखा के कारण या अतिवृष्टि या ओलावृष्टि के कारण, यानी दैवीय आपदा के कारण उसकी जो फसल नष्ट हो जाती थी तो उस पर जो था भू राजस्व माफ़ कर दिया जाता था, उसमें भू राजस्व जो है नहीं लिया जाता था उस भूमि पर। तो ऐसी भूमि जो थी वो मुकासमा भूमि कहलाती थी। भूमि कर या लगान निर्धारण की पद्धतियाँ। देखिए, भूमि कर या लगान का निर्धारण जो है वो 2 रूपों में किया जाता था। पहला है जमा, दूसरा हासिल।
तो जमा क्या होता था, जो ज़मीन या भूमि होती थी उस पर एक निर्धारित कर था या अनुमानित कर, इसे पहले ही निर्धारित कर दिया जाता था कि इस भूमि या ज़मीन पर या जागीर पर इतना जमा लिया जाएगा, जो कर होगा इतना कर इस पर वसूला जाएगा। तो वसूलना अलग होता था, जमा एक निर्धारित कर होता था, वसूला गया कर या प्राप्त कर उसको हासिल कहते थे। उस पर, उसी ज़मीन पर, उस भूमि पर जो वसूला गया कर होता था या प्राप्त कर होता था उसको हासिल कहते थे। जमा जो है एक जागीरदार के वेतन के बराबर होता था। जो जागीरदार हुआ करते थे, जिनको जागीरें सौंपी जाती थीं, उनको वेतन दिया जाता था, जितना वेतन होता था वो जमा के बराबर होता था, जिसमें वो वसूल करते थे। तो वसूल करने पर कभी कभी जमा और हासिल दोनों बराबर भी बैठते थे। जमा और हासिल दोनों बराबर भी हो सकते थे, जितना निर्धारित किया गया उतना वसूल भी हो जाता था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि जितना निर्धारित किया गया है यानी जमा, वसूल किए गए धनराशि से या जो कर होता था उतना नहीं बैठता था, यानी हासिल जो हमेशा कम रहता था। कभी कभी बाई चांस ऐसा पड़ता था कि जमा और हासिल दोनों बराबर होते थे। कोशिश इन लोगों की ये रहती थी जितना जमा है उतना हासिल भी होना चाहिए। तो इस तरीके के प्रयास इन लोगों के रहते थे। ठीक है, इसमें जो जमींदार होता था उसका वेतन जो होता वो जमा जितना होता था उसी के आधार उतना ही वेतन उसको निर्धारित होता था। जितना जमा होता था उतने, मतलब जमा जो है उसके वेतन से कम नहीं होता था, ना ज़्यादा होता था। जितना उसको वेतन दिया जाना था उतनी ही जमा निर्धारित होती थी। तो और इसमें उसका जो वसूलने का खर्च होता था वो शामिल नहीं होता था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, शेरशाह सूरी से पहले लगान निर्धारण पद्धतियाँ थीं। तो शेरशाह सूरी के समय और शेरशाह सूरी से पहले जो पद्धतियाँ थीं लगान निर्धारण की वो इस प्रकार थी। देखिए, पहली थी गल्ला बक्सी। तो गल्ला बक्सी में बटाई या भौली या लांग बटाई या खेत बटाई ये सभी शामिल थी। लांग बटाई जो उपज होती थी उसको बांटा जाता था, खेत बटाई में खेत बांटे जाते थे, और इसी को भौली या बटाई इसको कहा जाता था। तो ये गल्ला बक्सी के अंतर्गत आती थी। दूसरा था इसमें मुक्ताई या संयोजन। मुक्ताई संयोजन में क्या होता, पट्टे पर दी गई भूमि पर निर्धारित राशि का भुगतान करना। इस पर जो है पट्टे पर जो भूमि दी जाती थी उस पर जो है निर्धारित कर दिया जाता था, जो भूमि कर होता था उसको प्राप्त करना रहता था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसी में था अगला था, देखिए इसमें कनकूद। तो कनकूद क्या था, लगान निर्धारण की पद्धतियों में यह पद्धति जो थी वो सबसे अधिक अच्छी मानी जाती थी। इसमें भूमि की पूरी नाप करके उस पर खड़ी फसल का निरीक्षण कर उसकी राशि का अनुमान लगाया जाता था, फिर उस पर राशि निर्धारित की जाती थी। इसी में थोड़ा सा सुधार करके शेरशाह सूरी ने इसको जब्ती में बदल दिया ताकि जो है वास्तविक उपज का पता लगाया जा सके। इसमें क्या क्या, इसने ज़मीन की नपाई करके उस पर खड़ी फसल पर राशि तय करना, भूमि की माप की जाती थी, अच्छी मझोली तथा खराब फसल दर्ज की जाती थी। इसमें अच्छी मझोली और ख़राब फसलें भी दर्ज की जाती थी। तब औसत निकाला जाता था, फिर औसत का 1/3 भाग राज्य को राजस्व के रूप में दिया जाता था। अगला है इसमें देखिए राई। तो राई एक निर्धारित मूल्य योजना होती थी। इसमें फसलों की दरों की अनुसूची तैयार की जाती थी। भूमि को उत्तम, मध्यम, निम्न श्रेणियों में विभाजित कर प्रति बीघा मानक उपज को जोड़ लिया जाता था और 3 से भाग करके औसत निकाला जाता था। औसत का 1/3 भाग राज्य की राई के रूप में निर्धारित किया जाता था। शेरशाह सूरी किसानों को पट्टे बांटता था, जिसमें वह किसानों को भूमि देता था। मतलब उस किसानों को पट्टे पर उसने भूमि दे रखी थी, जिसमें किस्म और अलग अलग फसलों के लिए लगान की दरें दी होती थीं। किसान लगान की राशि अदा करने का वादा करता था, जिसे कबूलियत लिखना कहा जाता। माने किसानों से कबूलियत लिखवाई जाती थी कि वह उस पर लगान देगा। इसको कबूलियत कहा जाता था। पट्टे बांटना और कबूलियत प्रथा, ये कभी कभी पूछा जाता है परीक्षाओं में। पट्टा एवं कबूलियत प्रथा जो किसने चालू की थी, यह शेरशाह सूरी ने चालू की थी। तो कबूलियत क्या है, ये कबूलियत इस बात का वादा होता था कि मैं इस पर आपको लगान अदा करूँगा। किसान जो था एक वादा करता था कि जो पट्टे पर मुझे भूमि मिली है उस पर मैं लगान आपको दूंगा। शेरशाह सूरी ने राई का निर्धारण किया था, जिसे अकबर ने भी अपनाया था। लेकिन कुछ क्षेत्रों में राई बदल जाती थी। माने हर क्षेत्र में राई जो थी वो एक समान नहीं होती थी, राई उपज के आधार पर बदल जाती थी। आईने दहसाला की शुरुआत जो थी वो अकबर ने की थी। इस पद्धति की शुरुआत अकबर ने अपने शासन के 24वें साल में की थी। माने कि 1580 में इसकी शुरुआत की थी।
अकबर के समय में देखिए जो मापक इकाइयाँ थीं, भूमि मापक इकाइयाँ थीं, जो मापक यंत्र थे, वो सिकंदरी गज पहले से चल रहा था जो 41 अंक का हुआ करता था, और हुमायूं ने इसका जो मान था बदल दिया था, अंक 42 कर दिया था। तो ये दो तरीके के उस समय मापक यंत्र चलते थे जिसमें कि भूमि की सही सही नाप नहीं हो पाती थी, जिससे भू राजस्व भी सही सही आंकलित नहीं हो पाता था। तो उसमें सुधार करने की मकसद से अकबर ने ये आईने दहसाला की शुरुआत की और एक गज चलाया था जिसका नाम था इलाही गज। इलाही गज, तो इलाही गज जो था वो 33.5 इंच का हुआ करता था। ये अकबर ने शुरू किया था। तो इस तरीके से उसने जो था भू राजस्व प्रणाली में काफ़ी सुधार किया। अब देखिए इसमें जो आईने दहसाला थी, इसमें भूमि की उत्पादन शक्ति का औसत पिछले 10 वर्षों के उत्पादन का औसत होती थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए दस्तूर क्या होता था? दस्तूर जो था किसान से किया गया कर का दावा होता था। माने किसान पर एक दस्तूर जो था निर्धारित किया जाता था, ये किसान से वसूला गया कर का एक दावा होता था। आगे बढ़ते हैं। नस्क, तो नस्क की नीति जो थी वो औरंगजेब ने अपनाई थी। इसमें भू राजस्व का आकलन किसान की जोत नहीं बल्कि ग्राम, टप्पा या परगना होती थी। पहले क्या था ना, जोत के आधार पर, माने भूमि की नाप करके उनकी जोत के आधार पर जो आकलन किया जाता, भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। लेकिन ये औरंगजेब के समय में एक नई नीति थी जो नस्क कहलाई थी। ये नस्क के आधार पर होता था। ये क्या है, इसमें किसान की जोत नहीं होती थी इसका आकलन, बल्कि ग्राम और टप्पा या परगना होती थी। माने परगने से या ग्राम से या टप्पा से पूरा एक निर्धारित कर दिया जाता था, जोत के आधार पर निर्धारण नहीं होता था। अगला है देखिए, लगान अनाज अथवा नगद रूप में दिया जाता था। लगान जो था वसूल किया जाता था वो अनाज अथवा नगद रूप में दिया जाता था। माने नगद राशि के रूप में भी था और अनाज के रूप में भी था। माने जो नगदी फसलें हुआ करती थीं, जैसे कि सब्जियां हुई या जो और नगदी फसलें हैं, तंबाकू है, गन्ना है, इस तरीके की जो नगदी फसलें होती थी वो उनके रूप में, माने उनकी धनराशि, उनका जो उस समय स्थानीय जो मूल्य चला था, मूल्य था उसमें प्रचलित था, उसी के आधार पर उनसे राशि ली जाती थी। जो स्थानीय मूल्य उनका निर्धारित था, जिस आधार पर वो बेची जाती थी, जिस मूल्य पर, वही राशि जो थी उसी राशि के रूप में लिया जाता था नगदी फसलों में। बाकी अनाज के रूप में भी यह लिया जाता था। देखिए किसान जो था, किसान भू राजस्व के अलावा मापन शुल्क, जिसे सर्वेक्षण शुल्क भी कहते थे, माने कि उसका नाम था जरीमाना, भी चुकाते थे, जो भू राजस्व का लगभग 2.5% होता था। ये जरीमाना भी किसानों को देना पड़ता था। माने ये भू राजस्व के अलावा एक अलग शुल्क था जिसे मापन शुल्क, माने भूमि की जो माप होती थी या सर्वेक्षण होता था, सर्वे होता था, वह शुल्क पड़ता था जिसे जरीमाना शुल्क कहा जाता था, यानी जरीमाना कहा जाता था। और यह मतलब जो लगान होता था, भू राजस्व जो उपज होती थी कुल, उसका जो था, जो टोटल भू राजस्व होता था उसका 2.5% हुआ करता था। कर वसूली शुल्क यानी कि कर संग्रह शुल्क, जो मुहासिलाना कहा जाता था, यह भी किसान को देना पड़ता था और यह भू राजस्व का 5% होता था। माने ये सब इनको देना पड़ता था, मुहासिलाना और जरीमाना, ये भी किसान को ही अदा करना पड़ता है। इसके अलावा भी बहुत सारे मतलब शुल्क हुआ करते थे, कर हुआ करते थे, जैसे जिहत, फिरौत, अबाव, इस तरीके के और भी देने पड़ते थे। मुग़ल शासकों का हमेशा प्रयास रहा है कि वह अपने क्षेत्र की अधिकतर भूमि को, यानी ज़्यादा से ज़्यादा भूमि को जो है कृषि के अंतर्गत ले आएं। तो उसके लिए वो कुछ विधियाँ, तरीके अपनाते थे, जानते हैं। आइए देखिए, नई भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए मुग़ल शासक निम्न तरीके अपनाते थे। पहला तरीका था बनकटी। तो बनकटी क्या है? वनों को साफ कर खेती करने योग्य ज़मीन तैयार की जाती थी, यानी करना। उनको क्या करते थे, ये वनों को और झाड़ियों को साफ कर करके, जंगलों को साफ करके, माने वहाँ पर ज़मीन तैयार करते थे खेती के योग्य।
दूसरा था जमींदारी प्रदान करना, तो जमींदारी प्रदान करने से भी उनकी जो ज़मीनें थीं उनमें विस्तार होता था। अगला था ऋण प्रदान करना, वो ज़मीनों पर खेती करने के लिए एक ऋण उपलब्ध कराते थे किसानों को, रैयतों को, जो तकाबी ऋण कहलाता था। भू राजस्व से संबंधित तथ्य। मुगल अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था थी, यानी मुगल अर्थव्यवस्था जो थी वो पूरी की पूरी कृषि अर्थव्यवस्था ही थी। पूरे मुगल साम्राज्य का आधार भू राजस्व ही था, यानी कि जो मुगल साम्राज्य इतना विशाल साम्राज्य इन्होंने तैयार किया था, इतना विशाल ढांचा था मुगल साम्राज्य का पूरा भू राजस्व पर आधारित था। चाहे उसकी सैनिक व्यवस्था हो, सैनिकों के वेतन, उसकी आवश्यकताओं, इन सब का पूरा जो आधार था उस भू राजस्व ही था। भू राजस्व कृषि अधिशेष का एक बड़ा हिस्सा था। भू राजस्व देश की निवल आय का 1/10वां हिस्सा हुआ करती थी, यानी होती थी। निवल आय जो थी देश की, उसका 1/10वां भाग जो था भू राजस्व था। भू राजस्व 1/3 से 1/2 के बीच ही लिया जाता था, यानी कि जो भू राजस्व था वह उसका जो वसूली थी वो लगभग 1/3 से लेकर के 1/2 के बीच में हुआ करती थी। कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अकबर के काल में भू राजस्व की दर जो थी वो 1/3 थी, लेकिन गुजरात से वह 1/2 लिया करता था, यानी वहाँ से 1/2 भू राजस्व की दर थी। शाहजहाँ के काल में भू राजस्व की दर 1/3 थी, लेकिन मुल्तान से यह 1/4 थी, वहाँ से कम लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम भूमि की माप कर, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले भूमि की माप कराना शुरू किया था। उसने भूमि की माप कर वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था, जो सबसे अधिक यानी 1/2 यानी 50% हुआ करता था। इन्हें सबसे ज़्यादा राजस्व वसूला था और इसी ने सबसे पहले भूमि की माप की शुरुआत की थी। शेर शाह सूरी ने ज़मीनों के नक्शे बनवाए थे, याद रखिएगा इस बात को, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ज़मीनों के नक्शे जो हैं वो शेर शाह सूरी ने बनवाए थे और खसरा खतौनी की शुरुआत भी शेर शाह सूरी ने ही की थी, जिसमें ये जो खसरा खतौनी होते हैं इसमें मालिक के अधिकार, कौन इसका अधिकारी है, और ज़मीन की माप एवं उसकी किस्म दर्ज रहती थी, जो आज भी चालू है। यानी आज भी खसरा खतौनी जो था है और उसमें मालिक का नाम रहता है, ज़मीन की पूरी माप रहती है, किस्म भी रहती है। देखिए, भू राजस्व की राशि कृषि उपज का 1/3 भाग से लेकर 1/2 भाग तक ही होती थी, किंतु जितनी निबल राशि ली जाती थी वह 1/4 से 1/3 से अधिक नहीं होती थी, माने इतनी, इससे ज़्यादा आप नहीं लेंगे, लेकिन जो भाग था उपज का वो 1/3 से लेकर के 1/2 तक हुआ करता था। बीज की राशि जो थी वो जमींदारों, सूदखोरों, मुखिया व ग्राम अधिकारी के हाथों में रहती थी, माने कि जो वसूली करते थे, जो राजा को माने देते थे इकट्ठा करके, वो लोग इसके बीज का भाग उपयोग करते थे। केंद्रीय प्रांतों बंगाल, बिहार, लाहौर का आकलित राजस्व सन 1600 में लगाए गए कुल भूमि करों का लगभग 47%, यानी लगभग आधा 47% थी। इस 1600 में जो केंद्रीय प्रांत थे बंगाल, बिहार, लाहौर, इनका जो आकलित राजस्व था वो लगभग आधा था, माने कुल भूमि करों का लगभग आधा था, यानी 47% था उस समय। भू राजस्व का लगभग 25% भाग अन्य कर, जैसे जिहत, सैर जिहत, फिरौत एवं अब्बाव के प्रकार के करों से एकत्रित किया जाता था। यानी 25% जो भू राजस्व का भाग हुआ करता था वह अन्य करों, जिसमें जिहत, सैर जिहत, फिरौत एवं अब्बाव प्रकार के करों से इकट्ठा किया जाता था।
1679 में औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था, जो एक अतिरिक्त कर था जो कुल आकलित राजस्व यानी जमा का 4% बैठता था। यानी कितना 4% बैठता था, ये अतिरिक्त कर लगाया था औरंगजेब ने। ये पुनः लगाया गया था। जजिया तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन भू राजस्व में इसको भू राजस्व को बढ़ाने के लिए औरंगजेब ने पुनः इसको जो था 1679 में माने कि 79 में औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। और जो अतिरिक्त कर था, जो कुल आकलित राजस्व था, जमा था, यानी उसका 4% बैठता था, जो कि किसी मजदूर की 1 महीने की मजदूरी के बराबर था। राजस्व का आकलन तथा वसूली का काम राजस्व मंत्रालय यानी जिसे दीवाने बिजारत कहा जाता था को सौंपा गया था। जो राजस्व वसूलने का काम जो था वो राजस्व मंत्रालय के अधीन था, वह देखता था, जिसे दीवाने बिजारत कहते थे। दीवाने कुल या वजीर जो होता था, दीवाने आला भी इसको कहते थे, इसका मुख्य अधिकारी होता था। यानी कि जो राजस्व मंत्रालय था, दीवाने बिजारत, इसका मुख्य अधिकारी कौन था? दीवाने कुल या वजीर दीवाने आला, इसका नाम दीवाने आला भी कहा जाता था इसे। ये इसका मुख्य अधिकारी होता था। यह संस्था जो थी, माने दीवाने जो बिजारत थी, दीवाने बिजारत राजस्व मंत्रालय जो हुआ करता था, यह संस्था 4 विभिन्न स्तरों पर कार्य करती थी। पहला था इसमें केंद्र, दूसरा है प्रांत और सरकार और परगना। ये चार स्तर थे। इसमें देखिए केंद्र में था वजीर, प्रांतों में सूबेदार सिपह सालार, ये प्रांत कई भागों में बटा होता था। सरकार में फौजदार था और आमिल, परगना में सिकदार, आमिल या अमलगुजार, ग्राम में खुद मुकद्दम, चौधरी, पटवारी, ये अधिकारी हुआ करते थे। तो केंद्र में था जो वजीर था, प्रांत में सूबेदार इसका अधिकारी हुआ करता था प्रांत का, सरकार में फौजदार जो था मुख्य अधिकारी था, परगना का जो अधिकारी था वो था सिकदार कहलाता था, और ग्राम में होते थे खुद मुकद्दम, चौधरी, पटवारी। तो इसमें जो मुख्य था वो मुकद्दम हुआ करता था। देखिए इसमें बाकी जो एक चकला भी था, इन जो सरकार और परगना के बीच में एक इकाई थी चकला, इसको शाहजहां ने शुरू किया था। तो चकला भी एक इकाई थी, इसमें कई परगने आते थे। तो ये सरकार और परगना के बीच में था। कारकुन क्या होते थे? कि कारकुन यह वसूली की पूरी कार्रवाई संभालता था। का वसूली की कार्रवाई से मतलब है जैसे कि लेखा तैयार करना, बही खाता तैयार करना, जमींदारों का विवरण, वसूली की पद्धतियाँ आदि आदि, इस प्रकार की ये कार्रवाई संभालता था, पूरा विवरण रखता था। वही कानून को देखिए क्या था, भूमि की सारी जानकारी ये रखता था, यानी किस प्रकार की भूमि है, जमींदारों का विवरण, भूमि की सारी जानकारी, माने भू स्वामित्वों का विवरण, दरों का और आकलन की पद्धतियों की पूरी जानकारी ये रखता था। जो दर क्या चल रही है, इस पे क्या आकलन की पद्धतियाँ हैं, वसूली लेखे और कागजात भी यही संभालता था। वसूली जो लेखे होते थे और कागजात, इन सब को भी यही संभालता था। उनकी प्रतियां भी रखता था। बिक्री और उपहार आदि में जो ज़मीनें दी जाती थी उनका पूरा रिकॉर्ड ये रखता था कानून को। अगला देखिए मुकद्दम है। तो मुकद्दम ये गांव का एकमात्र अधिकारी था। इसका पद जो था सरकारी नहीं था, लेकिन ये वंशानुगत हुआ करते थे, ये हटाए भी जा सकते थे। तो इसका काम क्या था? गांव से माल गुजारी वसूल करना, यानी कि ये गांव से माल गुजारी वसूल करने वाला मुख्य अधिकारी होता था। इसे इसके काम के बदले में नगद या राजस्व मुक्त भूमि के रूप में 2.5%, यानी जो उसका राजस्व होता था, उसका या राजस्व मुक्त भूमि होती थी वो 2.5% होती थी। 2.5% जो है इसको पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता था। पटवारी क्या होता था? देखिए पटवारी ये जो रियाया होते थे, माने जो रैयत किसान होते थे, कृषक होते थे, उनका प्रतिनिधि होता था। ये गांव के आय व्यय का लेखा रखने वाला और किसानों का प्रतिनिधि। अर्ध सरकारी होता था इसका पद। यह गांव का आय व्यय लेखा रखता था,
खेतों की नपाई में अमीन की और रैयत की मदद करता था। इसका पारिश्रमिक जो था राजस्व का 1% भाग हुआ करता था। 1% भाग जो था इसका पारिश्रमिक हुआ करता था। तो ये देखिए जमींदार के क्या प्रकार होते थे, कितने प्रकार के जमींदार यानी कि होते थे, जमींदारों के क्या कर्तव्य थे, जमींदारों के अधिकार कौन कौन से थे, जमींदारों की आय या उनकी उपलब्धियां क्या हुआ करती थीं, जमींदारों के किसानों से क्या संबंध होते थे और जमींदार राज्य की तरफ से क्या कर्तव्य निभाते थे। तो देखिए इन सब के बारे में बात करेंगे। जमींदार शब्द का अर्थ होता है जमीन का मालिक, भूमिधारक या भूमि का स्वामी। जमींदारी प्रथा की शुरुआत कब हुई थी? जमींदारी प्रथा या जमींदारों का ऐतिहासिक उद्गम कहाँ था? इसके बारे में इतिहासकार कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन एक प्राकल्पना के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जमींदार वर्ग की उत्पत्ति जो है वो किसी एक विशेष जाति के या गोत्र के सदस्यों के द्वारा हुई। ये लोग एक निरंतर एक स्थान पर जाकर बसते थे और कभी ऐसा हुआ होगा कि जो पहले से बसे लोग हैं उन पर इन्होंने अधिकार जमा लिया होगा, उनकी खेती पर अपना अधिकार जमा लिया होगा और जमींदार बन बैठे होंगे। तो इस तरीके से इनकी उत्पत्ति एक प्राकल्पना का आधार माना जा सकता है। आईने अकबरी में अबुल फजल ने 12 प्रांतों का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने जमींदारों की जातियों और उनके जो प्रादेशिक प्रभाव थे, उनका स्वामित्व था, उनको दिखाया है। तो इसका ये प्रमाण के रूप में इसको कहा जा सकता है कि आईने अकबरी इसके पुष्टि के लिए साक्ष्य उपलब्ध कराता है। अबुल फजल और उनके समय के अन्य इतिहासकारों ने यह बात स्पष्ट की है कि भारत भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व की प्रथा जो थी वो आदिकाल से चली आ रही थी। भूमि पर स्वामित्व का अधिकार जो था वंशानुगत होता था, लेकिन ये अधिकार जो है बदलता रहता था। पहले यह प्रथा थी कि जो भूमि पर सबसे पहले हल चलाएगा या खेती करेगा वही उसका स्वामी होगा। मैंने शाहजहाँ के समय में देखा होगा कि शाहजहाँ के समय में बहुत सी भूमि जो थी बनकटी भूमि हुआ करती थी, क्योंकि उन्होंने ये अधिकार दे रखा था कि आप कर ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़मीन पर कृषि की जाए, इसके लिए उन्होंने बनकटी भूमि यानी जो जंगल या झाड़ियाँ साफ़ कर कर के भी उनको अधिकार दे रखा था कि आप इसको साफ़ कर कर के ज़मीन बनाएं और उस पर अपना अधिकार जमाएं, उनको अधिकार दिया जाता था। मध्यकाल में बंजर या परती पड़ी जमीन को जो कृषि योग्य बना लेता था वह उस भूमि पर अपना स्वामित्व स्थापित करता था। जमींदार जिस पर खेती करते थे उस पर उनका मालिकाना हक रहता था, साथ ही उसे उसके गांव से माल गुजारी वसूलने का वारिसी हक भी होता था। जमींदार अपनी जमींदारी में आने वाली भूमि का मालिक नहीं होता था, बल्कि मालगुजारी वसूलने के बतौर मेहनत के रूप में उसको कुछ हिस्सा मिलता था। इरफान हबीब के अनुसार जमींदारी से तात्पर्य उस अधिकार से था जो ग्रामीण वर्ग में तो निहित था, पर यह कृषक वर्ग से अलग और ऊपर होता था। इसमें जमींदारों और स्वायत्त करदाता भी शामिल होते थे। नूरुल हसन ने मुग़ल साम्राज्य के जमींदारों को 3 वर्गों में बांटा है। पहला है प्राथमिक जमींदार, दूसरा माध्यमिक जमींदार और तीसरा है स्वायत्त शासी सरदार या राजा। 3 प्रकार के जमींदार हुआ करते थे। पहला है इसमें प्राथमिक जमींदार। देखिए प्राथमिक जमींदार क्या होते थे। प्राथमिक जमींदार जो हैं ये भूमि के किसान मालिक होते थे। इनका कृषि भूमि पर मालिकाना अधिकार होता था। इनके पास कई गांवों की ज़मीनें होती थीं। ये काश्तकारों से लगान वसूल कर उसमें से राज्य के हिस्से को अधिकारियों के पास जमा कराते थे। प्राथमिक जमींदार जो थे ये मालगुजार माने जाते थे, मालगुजार कहलाते थे। अगला है माध्यमिक जमींदार। देखिए माध्यमिक जमींदार क्या होते थे। ये सामान्य जमींदारों की तुलना में इनके अधिकार क्षेत्र बड़े होते थे। इस वर्ग के जमींदार भू राजस्व प्रशासन की रीढ़ कहे जाते थे। इनको जो है ना भू राजस्व प्रशासन की रीढ़ कहा जाता था। मध्यवर्ती जमींदार का अधिकार मालिकाना अधिकार नहीं था। इनका मालिकाना अधिकार नहीं हुआ करता था। ये सेवा करने का या दायित्व पूरा करने का अधिकार रखते थे, जिसे खिदमत कहते थे।
ये खिदमती प्रकार के हुआ करते थे। ये सेना की एक टुकड़ी भी रखते थे। इनमें मुकद्दम या मुखिया, चौधरी, ताल्लुकदार, कानून गो, खुद, इजारेदार, पट्टादार, देशमुख, देश पांडे और देसाई आते थे। इन प्रकार के जो जमींदार हुआ करते थे वो ये माध्यमिक जमींदार होते थे। ये मुकद्दम, मुखिया, चौधरी, ताल्लुकदार, कानून गो, खुद, इजारेदार, पट्टादार, इस प्रकार के जो देशमुख हैं, देश पांडे हैं और देसाई आते थे। ये जो इस प्रकार के जमींदार होते थे, माध्यमिक जमींदार, इनको कहा जाता था। स्वायत्त शासी या राजा। स्वायत्त शासी सरदार या राजा इनमें शामिल होते थे, जैसे राजा, महाराजा, राणा, रावत, राव या राय कहे जाने वाले जो लोग होते थे, ये वंशानुगत सरदार होते थे। जमींदारी अधिकार इनको मुग़ल सरकार की ओर से अलग से मिला था। ये वे लोग होते थे जिन्होंने मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली होती थी। इनमें भी दो प्रकार थे। जो मुग़लों को सैनिक या वित्तीय दायित्वों से मुक्त रखा जाता था, एक ये प्रकार था इनका। उनमें ये मुग़लों की सेवा में नहीं थे। ये केवल मुग़ल शासकों के प्रति आदर भाव ही रखते थे और नजराने भेंट करते थे। जैसे इनको जो है, इनसे जो कर नहीं लिया जाता था, एक कर के रूप में ये नजराना दिया करते थे। जैसे कुछ विशेष अवसरों पर, जैसे कि ईद का त्यौहार हुआ या राजा की वर्षगांठ हुई, जन्मदिन हुआ, जो भी उत्सवी कार्यक्रम हुआ करते थे, उन पर ये राजा को जो है नजराना भेंट करते थे। दूसरे वे जिन्हें मुग़ल शासकों की नियमित पेशकश देनी होती थी और सैनिक सेवा भी करनी पड़ती थी। एक दूसरा प्रकार था इनमें स्वायत्त शासी या राजाओं में, जो इनको क्या करना था, देखो, नियमित एक पेशकश देनी पड़ती थी। एक जो तय राशि होती थी उसको इनको देना पड़ता था और सैनिक सेवा भी इनको करनी पड़ती थी।